राइट टू रिकॉल को क्या राइट टू रिजेक्ट भी कहा जा सकता है? जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। क्या नाम है उस कानून का और कब बनाया गया था वो? हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश का जो कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तीनों क्षेत्रों की कितने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? मेगन मैम, आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। कंफर्टेबल? यस मैम। अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। मैम, मेरा नाम शिक्षा सरवैया है। मैं तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर की रहने वाली हूँ। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय मुंगावली से पूर्ण की है। तत्पश्चात मैंने भोपाल से सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। मेरी अभिरुचि आवारा कुत्तों की सेवा करना एवं साइकिलिंग में है। ठीक है। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद आपने आगे पढ़ने का नहीं सोचा? मैम, मैं पीएससी की ही पीएससी की तैयारी करने लगी आप। ठीक है। आपने स्नातक में विषय पढ़े पॉलिटिकल साइंस, जी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए शिक्षा, आपने इसमें लिखा है कि आपने एक रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किया राइट टू रिकॉल पे। यस। कहाँ पर किया था आपने ये? मैम, ये कॉलेज में फाइनल ईयर में हमारे एक सेमेस्टर में 100 नंबर का एक GOPW होता है, उसमें मैंने ये रिसर्च ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि क्या है ये राइट टू रिकॉल? मैम, ये नागरिकों को दिया गया एक अधिकार है जिसमें यदि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर अपना दायित्व ढंग से नहीं निभाते हैं तो जनता राइट टू रिकॉल का यूज़ कर उनको अपने पद से अपदस्थ कर सकती है। ठीक है। और किन देशों के संविधानों में इसकी व्यवस्था की गई है? मैम, सबसे पहले ये अमेरिका में शिकागो में उपयोग किया गया था। उसके बाद कनाडा में भी ये है और इसका सबसे पहला वर्णन स्विट्जरलैंड में मिलता है। ठीक है। तो भारत में राइट टू रिकॉल का क्या स्टेटस है? क्या भारत में लोगों के पास है किसी भी स्तर पर, पंचायत, नगर पालिका? यस मैम। मैम, मध्य प्रदेश में पंचायती राज में एवं नगर पालिका में अधिकार दिया गया है। पंचायती राज में डायरेक्टली एवं नगर पालिका में इनडायरेक्टली दिया गया। साथ ही साथ देश में ऐसे 10 और राज्य हैं जहां पर ये अधिकार दिया गया है ग्राउंड लेवल पर, मतलब थर्ड पंचायत स्तर पर। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई सरपंच है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो कैसे लोग उसको उसके पद से हटाते हैं? मैम, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जो हैं इस पर साइन कर कलेक्टर को देते हैं। कलेक्टर साइन का वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से सरपंच को हटा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर नए सरपंच का नया चुनाव होगा? यस मैम। ठीक है। और उसका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? मैम, जो बचा हुआ समय रहेगा उसके लिए कार्यकाल रहेगा। उसके लिए कार्यकाल होगा। तो आपको क्या लगता है राइट टू रिकॉल के बारे में? इसको लागू कर दिया जाना चाहिए सांसद, विधायक, सबके लिए? मैम, हमारे यहाँ पर इसको लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थिति है। इसको बड़े स्तर पर लागू करने में समस्याएं आ सकती हैं, जैसे फ्रीक्वेंट इलेक्शन होना। जहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंट इलेक्शन थोड़ा सा खर्चीला है। साथ ही साथ इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। पंचायती लेवल पर इसका वेरिफिकेशन करना आसान है पर बड़े लेवल पर इसका वेरिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कभी ऐसा प्रपोज किया गया, ऐसा प्रस्ताव लाया गया भारतीय पोस्ट इंडिपेंडेंस कि जो है इस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए? इस तरीके के प्रयास कभी किया गया संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा? 2016 में प्राइवेट बिल लाया गया था वरुण गांधी जी द्वारा, तो उस समय ये बिल आया था। साथ ही साथ 1974 के करीब JP नारायण जी ने ये सुझाव दिया था संपूर्ण क्रांति के समय कि ऐसा बिल हमारे देश में आना चाहिए। राइट टू रिकॉल को क्या राइट टू रिजेक्ट भी कहा जा सकता है? मैम, रिजेक्शन में ये है कि हम उनको सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो इसमें पहले जनता चुन रही है, उसके बाद उनको अपदस्थ किया जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके बाद अपदस्थ कर रही तो मतलब रिजेक्ट ही कर रही है ना? यस। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने चुना और उसने हमारे जो उसका काम है वो संतोषजनक नहीं लगा हमें, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस पे मैं एक बार विचार अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए शिक्षा कि जो है अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिसमें फ्रीडम या लिबर्टी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है। तो आप मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है? मैम, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ये है, अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं सभी सेम कंडीशन में सेम तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ठीक है। तो समानता के समानता के कितने प्रकार बताए गए हैं? मैम, समानता के 3 प्रकार बताए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या होती है ये, थोड़ा एक्सप्लेन करिए।
मैम सोशल में ये है कि सभी को सेम स्टेटस, जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम ना मानकर सभी को समान माना जाएगा, भले ही वो किसी भी वर्ग से आता हो। ठीक है। पॉलिटिकल में ये है कि सभी को मतदान करने का एवं चुनाव लड़ने का अधिकार है एवं वो सर्वोच्च पद के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। इकोनॉमिक में ये है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर बहुत ज़्यादा गरीब हो, सबको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और इक्वल एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है। जातिवाद को हटाने के इतने प्रयास करने के बावजूद भी तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका ये कहना है कि जाति भारत के समाज से कभी नहीं जाती, यानी कि तमाम सारे राज्यों के चुनाव पूरे जाति आधारित होते हैं। रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा भी है, इसको काफ़ी विश्लेषण है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल हमें दिखाई देते हैं जो जाति आधारित हैं या इस तरीके से। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी जातियाँ हैं और बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे समुदाय हैं और वो बहुत स्ट्रांग भी हैं। यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग अपने अपने समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में बहुत सारा काम भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पर मुख्य धारा में आके राजनीति करने की बात होती है तो हमें मुख्य रूप से 2 नेशनल पार्टीज ही दिखती हैं, क्षेत्रीय दल बहुत कम दिखते हैं। ऐसा क्यों? मैम अगर हम देखें तो जातिवाद जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी जगह पर पाया तो जाता है, लेकिन यहाँ पर बाकी जो रीजनल मुद्दे हैं उनको ज़्यादा उठाया जाता है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक जो चीज़ मानती हूँ वो ये है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो उससे जो जातिगत राजनीति है वो थोड़ी सी कम हुई है। बजाय यूपी और बिहार का अगर हम देखें तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम है तो वहाँ पर जातिगत राजनीति ज़्यादा देखने को मध्य प्रदेश में अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं आज़ादी के बाद से, उसमें आपको पता है कि कितने दलित मुख्यमंत्री हुए हैं या कौन से किस समुदाय से आते थे, इसकी जानकारी है? कोई बात नहीं, थैंक यू सर। शिक्षा, आपकी हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करना पसंद है। ये विषय काफ़ी मार्मिक है बट साथ ही साथ ये सामाजिक प्रबंधन की दृष्टि से इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक इसके बारे में चर्चा हो रही है। जी सर। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है, मतलब ये सामाजिक योजना के दृष्टिकोण से एक चुनौती है, सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से चुनौती है या पशुपालन का मुद्दा है? सर अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा प्रशासनिक चुनौतियां इसमें हैं, क्योंकि प्रति स्तर पर अगर हम देखें तो पंचायत एवं नगर पालिका की ड्यूटी ये है कि आपको कुत्तों की नसबंदी करवाना है एवं उनको इंजेक्शन समय पर लगवाना है। तो वहाँ पर फेलियर की वजह से अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा घटनाएं होती हैं। दूसरा हम देखें तो सर हमारे समाज में अभी भी जानवरों के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है। अगर हम कुछ जानवर छोड़ दें तो उनके अलावा इतनी जागरूकता नहीं है, इस वजह से भी उनको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तीसरी समस्या सर ये है कि हमारे यहाँ पर अभी भी डॉग्स के वेलफेयर के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट या इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए हैं जहाँ उनकी देखभाल कर सके। या जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, भूटान में 14 साल तक एक प्रोग्राम चला जहाँ के उसकी बदौलत सारे जो कुत्ते हैं उनकी नसबंदी की गई। अगर इसी तरीके के प्रोग्राम हम हमारे यहाँ पर भी चलाएं तो हो सकता है ये समस्या का समाधान अच्छे से हो जाए। इस समस्या के प्रबंधन के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक व्यवस्था है जिसमें हम एनिमल बर्थ कंट्रोल की दिशा में काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो प्रयास कारगर नहीं है? सर नहीं, अभी हम जिस हिसाब से देख रहे हैं कि आवारा कुत्तों की काटने की जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं एवं उनके जिस हिसाब से हमले बढ़ रहे हैं उसमें हमें और एफर्ट करने होंगे। साथ ही साथ इसमें सर प्रशासनिक भागीदारी के साथ में सामाजिक भागीदारी की भी काफ़ी आवश्यकता है। हम जानवरों के अडॉप्शन के लिए भी मुहिम चला सकते हैं कि जो लोग जानवर अडॉप्ट करना चाहते हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया था मन की बात में कि हम विदेशी नस्ल के कुत्तों को अडॉप्ट करने की जगह हम देसी नस्ल के कुत्तों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो जैसा कि आपने बताया कि विदेशी नस्ल के कुत्ते भी भारत में अडॉप्ट किए जाते हैं तो उनकी तो ब्रीड्स बहुत पॉपुलर है, लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है और तमाम ब्रीड्स हैं। क्या इंडिया की भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं जिनके नाम आप हमें बताना चाहेंगे? यस सर, एक है राजपालियम जो काफ़ी वफादार कुत्ते एवं शिकारी प्रवृत्ति के कुत्ते हैं वो। सर दूसरा है जो हमको देसी नस्ल के कुत्ते जिनको कहते हैं वो है परिया कुत्ता। और एक है गद्दी कुत्ता, एक है बकरवाल कुत्ता। तो ये कुत्ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। शिक्षा, जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, क्या नाम है उस कानून का और कब बनाया गया था वो? सर 1960 में कानून बनाया गया है जिसका नाम है पशु क्रूरता
निषेध अधिनियम, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इसके प्रावधान भी लागू होते हैं कुत्तों और अन्य जो सड़कों पर जानवर घूमते हैं। मुझे ये बताएं, क्या संविधान भी सड़क पर घूमने वाले जानवरों को कुछ अधिकार देता है? सर, आर्टिकल 21 के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें जानवरों के भी अधिकार जो हैं वो लिए गए हैं। साथ ही साथ संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 48 के अंतर्गत भी जानवरों के कानून बताए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बताया गया है कि हमको एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रति अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए उनकी रक्षा के लिए। शिक्षा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, मान लीजिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके सामने ये मामला आता है कि कोई व्यक्ति विशेष ऐसे जो सड़क पर कुत्ते हैं उन्हें खाना पीना खिलाते हैं वो, और उनकी देखभाल करते हैं, और कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि उन कुत्तों ने किसी व्यक्ति को काट लिया है जी सर, और आपके पास कंप्लेन आई है और लोग बहुत आक्रोश में हैं कि ये पूरी व्यवस्था जो आपने बना रखी है उसको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। जी सर। तो आप क्या करेंगी ऐसी सिचुएशन में? सर, सबसे पहले तो मैं उस मामले की सत्यता को परखूंगी कि उसमें कितनी सत्यता है। दूसरा, मैं ये करूंगी कि पहले उस कुत्ते के लिए नगर निगम को बोलकर उसकी नसबंदी एवं रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाऊंगी, एवं उस कुत्ते को किसी टेम्परेरी शेल्टर होम में मैं रखवाऊंगी ताकि इस तरीके की घटना ना हो। चौथी, सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्ते अगर किसी को काटते हैं और अगर कोई उनको खाना खिलाता है तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सेक्शन 20 के अंतर्गत एनिमल बर्थ कंट्रोल जो एक्ट है उसके सेक्शन 20 के अंतर्गत जो एसोसिएशन है कॉलोनी के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन कुत्तों को अगर वहाँ पर खाना खिला रहे हैं तो उनकी देखभाल फिर इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, शुक्रिया। शिक्षा, आप हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश का जो कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तीनों क्षेत्रों की कितने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ। लगभग 45 से 47 के करीब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, और सर इतना अभी मैं याद कर पा रही हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, सरकार के पास जो कुल आय का या राजस्व का सृजन किया जाता है, सृजन की जाती है पूरे मध्य प्रदेश से, अगर 1 रुपया आय है तो 1 रुपये में कहाँ से कितना कितना पैसा आता है? जी सर, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार से आता है लगभग हमारा, सर मैं गैस कर पाऊँगी, एग्जैक्ट नहीं याद मुझे, 20 to 30%, और एक सरकार का खुद का सोर्स है, दूसरा वो कर्ज लेते हैं, तो ये 3 सोर्सेज हो सकते हैं। मध्य सरकार के ऊपर कर्ज कितना है इस समय वर्तमान में? एशियाई विकासशील बैंक जी सर ने मध्य प्रदेश में किन किन योजनाओं को चलाया हुआ है वर्तमान में? सर, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पैसा दिया है, और एक सर नीरांचल योजना चलती है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमारे यहाँ पर पैसा दिया है। सर अभी मैं 2 याद कर पा रही हूँ। क्या विश्व बैंक के द्वारा कोई भी शिक्षा से संबंधित नीति या योजना है जो वित्त पोषित की गई है? जी सर, साक्षरता के लिए सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। लखपति दीदी योजना का मौलिक उद्देश्य क्या है? सर, लखपति दीदी योजना का मौलिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, एवं उनको पैसे आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए उनको सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? सर, महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मेल को दी जा रही हैं वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल को दिए जाए हर फील्ड के अंतर्गत। क्या लगता है आपको कि नहीं दी जा रही हैं वर्तमान में? सर, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी नहीं दी जा रही। जैसे कि कौन से क्षेत्र? सर, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही महिलाओं को कॉम्बैट ऑपरेशंस में जाने की परमिशन मिली है जो पहले नहीं थी, तो ये मुझे लगता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज भी कई सारे फाइनेंशियल मैटर्स में रूरल एरिया में स्पेशली महिलाओं का से नहीं है, महिलाओं को उतना सशक्त नहीं बनाया गया फाइनेंशियल मैटर्स में।
तो ये एक है। और साथ ही साथ एक है कि जो प्रॉपर्टीज़ के जो मुद्दे हैं उनमें भी महिलाओं को उतना शादी के बाद उनको पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें हक नहीं दिया जाता है। वो तो अगर कानूनी तौर पे चाहे तो अधिकार तो है महिला को। यस सर। नहीं दिया जाता वो तो व्यक्तिगत चॉइस हो गई ना। जी सर। बाकी कोर्ट तो इस चीज़ के लिए एग्री है कि अगर कोई महिला लेना चाहती है पिता की संपत्ति में अधिकार या हक तो ले भी सकती है। जी सर। अभी महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई हैं उनमें लाडली बहना योजना और लक्ष्मी योजना को छोड़कर और कौन सी योजनाएं हैं? सर एक जो महिला को सशक्त करने के लिए योजना जो है वो केंद्र सरकार की ही है, जो मध्य प्रदेश में भी लागू होती है, वो स्टैंड अप योजना है, स्टैंड अप इंडिया। सर दूसरी अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए जो स्टार्टअप नीति आई है उसमें महिलाओं को कम ब्याज पर सरकार के द्वारा दिया गया है और साथ ही साथ उनको कंसेशन भी दिया गया है महिला SC एंड ST को। और सर एक इसमें समय भी इतना याद नहीं है। अशोकनगर से आते हैं आप? जी सर। क्या है वहाँ का फेमस? सर अशोकनगर में चंदेरी नामक स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक रूप से वो फेमस है और साथ ही साथ वहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। साथ ही साथ मुंगावली के पास में करीला धाम है जहाँ पर माता जानकी जी का मंदिर है, वो फेमस है। एवं ईसागढ़ में आनंदपुर धाम जो है वो फेमस है। कौन है अशोकनगर के अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? सर श्री आदित्य श्रीवास्तव जी। थैंक यू। शिक्षा जी, आप मुझे सरोजिनी नायडू जी के राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बता सकती हैं? वो किन किन पदों पर रहीं? जी मैम राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो वो देश की पहली महिला गवर्नर रही हैं उत्तर प्रदेश। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है जी मैम, यही था। और राष्ट्रीय तौर पर अगर हम देखें तो 40वें अधिवेशन में वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है। वर्तमान लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितनी महिला सांसद हैं? मैम मैं याद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। मंत्री कैबिनेट में महिला मंत्री कितनी है मध्य प्रदेश में? कैबिनेट में मैम 3। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में महिला राज्यपाल कितनी बार रही हैं? कोई भी महिला? एक ही बार रही हैं। कौन? श्रीमती सरला ग्रेवाल जी। और आनंदीबेन जी? हाँ सॉरी मैम, हाँ 2 रही हैं। भारत के कितने राज्यों में अभी महिला मुख्यमंत्री हैं? मैम मैं अभी एक ही याद कर पा रही हूँ, वो है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल जी। और दिल्ली? सॉरी मैम। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा शिक्षा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकती हैं। आइए आइए, बैठिए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो? यस आयोग में? ठीक है। मॉक इंटरव्यूज दिया आपने इसके पहले? मैम 2 ही दिए हैं। हाँ, आप मुझे बताइए क्या फीडबैक रहे अब तक आपको? इंस्टीट्यूट का नाम मत लीजिएगा, आप मुझे सिर्फ फीडबैक बताइए। मैम उन्होंने NEP से क्वेश्चन पूछे थे और तो NEP का उन्होंने थोड़ा सा बोला था कि और अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपका नाम शिक्षा है। यस मैम। और थोड़ा सा ये फैक्चुअल पॉइंट्स जो है मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, तो फैक्चुअल पॉइंट्स का कोई बात नहीं। वो जो भूलने वाली बात है ना, वो कई बार हमारी आदत होती है, हम नहीं याद रख पाते हैं। हम लोगों को लगता है, हम सारे मेंबर्स को लगता है कि आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। शिक्षा आपका नाम है तो NEP पे सवाल बन सकते हैं, पर हम लोगों को पर्सनली ये लगता है कि आपकी ये जो हॉबी है ना, पहले तो आप ना इसमें जो आपने इसका हिंदी अनुवाद किया है गूगल से ट्रांसलेट करके, इसको मत यूज़ करिए। आप स्ट्रीट डॉग ही यूज़ करिए। परिचय के क्रम में भी स्ट्रीट डॉग यूज़ करिए और बातचीत में भी स्ट्रीट डॉग यूज़ करिए। हिंदी एक बहुत फ्लेक्सिबल भाषा है, उसमें हिंदी अंग्रेजी सबको स्वीकार्यता है। ठीक है, तो ये ना थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, और कुछ भी नहीं। तो इसको तो आप स्ट्रीट डॉग पे मुझे लगता है आपसे बात ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है वो, और समय समय पे तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसमें पे रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज़ हैं उसमें कई बार जो प्रेमी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, जो नहीं हैं वो तमाम सारे आरोप लगाते हैं, कोर्ट तक मामला पहुंच रहा है। तो उस पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उस तरीके से बात करेंगी तो मुझे लगता है उस पर आपसे बात होगी, और राइट टू रिकॉल पे भी बात हो सकती है। कुछ चीज़ें आपने बहुत बढ़िया बताई भी कि ये समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपने उसका प्लस कुछ नहीं बताया।
साथ में प्लस भी जरूर बताइए कि सर अगर ये रहेगा तो ये तो है कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर ये दबाव रहेगा कि अगर हमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो हमको हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसमें ये समस्या आ सकती है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि भी आप देखिए कई बार इस तरीके के काम करते हैं कि जनता का मन करता है कि इनको हटा ही दिया जाए। तो आप ये कहिए कि सर सैद्धांतिक रूप से इसमें ये एक बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये कठिनाई आएगी, तो पॉजिटिव साइड भी बताना है। बजट जरूर पढ़ लीजिए, बजट के आंकड़े एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके पास समय है ना। मैंने जैसे आपसे एक सवाल पूछा था, थोड़ा सा विस्तृत था सवाल, यूपी, बिहार और एमपी और राजस्थान के बारे में। आपकी समझ ठीक थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे मिसिंग लगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 2 ही दल दिखते हैं, कि यहाँ पे जातिवाद उतना सक्रिय नहीं है, लिटरेसी वगैरह का आपने हवाला दिया। मुझे लगता है मामला वो नहीं है। यूपी और बिहार में जो जाति समुदाय थे उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी, ये बात पैदा हो गई थी कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है इन दलों में, तो इसलिए उनको लगा कि ये दल हमको मुख्य धारा में नहीं ला रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री जैसा पद नहीं दे रहे हैं, तो हम अपने दल बना के चुनाव लड़ेंगे। ये सिर्फ एक रीज़न था, बहुत सारे और कारण हैं, बट एक कारण जिसको हम बोलते हैं कि अस्मिता की राजनीति, कि हम अपनी अस्मिता बचाने के लिए उतरेंगे और छोटे छोटे दल बनाएंगे और फिर वो छोटे दल चुनाव जीतेंगे और वो सपोर्ट करके इन्हीं दलों के साथ सरकार बना के अपना हक ले लेते हैं, ऐसी भावना। मध्य प्रदेश में क्या दिखता है कि जातीय जो समुदाय हैं वो आप देखिए यहाँ पे ये ए समाज, बी समाज, सी समाज, ऐसे करके समाजों की धारणा बड़ी मजबूत है। मैंने देखा कि वो युवक युवतियों का विवाह भी करवाएंगे, उनको शिक्षा के लिए भी मोटिवेट करेंगे, उनमें मेधावी छात्र सम्मान समारोह भी करवाएंगे, उनके जाति से जो व्यक्ति जो बच्चा निकलेगा उसके लिए सम्मान की व्यवस्था भी करवाएंगे। तो यहाँ पे ये भावना है कि हमारा नेतृत्व जो है, हमारा जो ग्रुप है वो हमारी बातों को सरकार तक पहुँचा रहा है, चाहे वो एक प्रेशर ग्रुप की तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, और सरकार हमारी बातें सुन रही है। तो शायद वो अभी इनके अंदर ना आया हो कि हमें नेतृत्व के लिए अपनी पार्टी बनाने की ज़रूरत है। आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हैं, इसलिए इस तरीके के एक्सप्लेनेशन की उम्मीद आपसे की जा सकती है। क्या वहाँ पर डोमिनेंट कास्ट का सिस्टम बोल सकते हैं क्या वहाँ? आप वहाँ पे बोलिए ना कि जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में भी तो बीच बीच में मांग उठती है कि दलित समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, तो आपको बैलेंस रख के करना है। भाई उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति थी, बिहार में भी वही स्थिति थी कि सामान्य तौर पर जो ये वर्ग थे ये मुख्यधारा की राजनीति में इसीलिए नहीं आ पाए, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा था, तो इनको लगा कि हम अगर चुनाव जीत के भी जाएंगे तो हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपने दल बना लिए। और कास्ट का बहुत रोल है, आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने रजनी कोठारी को पढ़ा ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा है या बुरा है वो अलग बात है, लेकिन रोल तो है ना, तो आप बात करिए उस पर, आराम से खुल के बात करिए, ठीक है। और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? एंट्री वगैरह आपकी ठीक है, अभिवादन बैठने का तरीका, आप चंदेरी क्यों नहीं पहन के जा रही हैं? मैम चंदेरी जाएंगी ना, हाँ, क्योंकि जैसे आप कहेंगे चंदेरी तो कहेंगे तो आपने खुद तो पहनी नहीं, कैसे प्रमोट करेंगी? ठीक है, तो चंदेरी पहन के जाइए और आई कांटेक्ट में ध्यान रखिए, बहुत ऐसे ऐसे है, जिससे बात करिए उसी को देखिए बेटा, यही नियम है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। जो जब आप शुरू में बैठी ना, शुरू के 5 मिनट बहुत अस्थिर था, तो उसकी वजह से बात करने में बड़ी मैम वो थोड़ा सा नर्वसनेस। नहीं, घबराने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है, इसी पे काम करिए, बजट और करंट अफेयर्स पे काम करिए, जब तक आपका इंटरव्यू ना हो आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना चाहती हैं? ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।